तो हम भारत के भौतिक परिचय को देख रहे थे और उसमें हमने अब तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ लिया था। जल्दी से हम एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं। इसको हम यूँ समझे, ठीक है। ये जो अपना है वो है 37 डिग्री 6 मिनट और ये है अपना 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और ये है अपना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और ये है अपना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। सॉरी, ये है अपना 8.4 और ये है अपना 6.4, समझ गए। ये है अपना 8.4 और ये है अपना 6.4, ये है अपना 68.7 और ये है अपना 97.25 और ये है अपना 37.6। अब यदि जगह की बात करें तो ये हम देखें, यहाँ है इंदिरा कोल, क्या नाम है इसका, इंदिरा कोल, ठीक है। और ये जो नीचे है ये हमको ध्यान में है, यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ जो है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये तो अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इस जगह देखें, यहाँ जो है वो है सर क्रीक, क्या नाम है उसका, सर क्रीक। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और यहाँ जो स्थल है उसका नाम है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में ये है, ठीक है। शायद पहले इसको वालांग भी कहते थे लेकिन आजकल इसको किबिथू कहते हैं। तो सर क्रीक से लेके किबिथू तक और इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक, ये है भारत की मोटे मोटे रूप से अवस्थिति। तो इस तरह ये जो भारत है ये एक चतुष्कोण के आकार का है। अब इसकी लंबाई देखें तो ये है इसका पश्चिमी भाग, ये है इसका पूर्वी भाग, ये है इसका उत्तरी भाग और ये है इसका दक्षिणी भाग। तो पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम, वो है 2233 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है वो है 3214 किलोमीटर। इसका मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई से ज़्यादा है, ठीक है। चले आगे। अब देखें इसकी तटीय रेखा और इसके स्थल की जो रेखा थी उसकी लंबाई हमने पहले देख ली थी, तो उसको वापस रिपीट करने की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो हम कुल इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 32,87,263 वर्ग किमी। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसकी छोटा सा नक्शा अपन अगर ड्रॉ कर ले, यहाँ ये अपना ये श्रीलंका आ गया। अब इसकी तटीय आर्थिक और सीमाएं हैं ये, ठीक है। यह अपने को ध्यान में है। यहाँ तो
बंगाल की खाड़ी है, और ये है अपना अरब सागर। यहां 3 चीजें अपने को देखनी है। पहली जो है वो है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। दूसरी जो है वो है संलग्न क्षेत्रमंडल। संलग्न क्षेत्रमंडल। और तीसरी जो है, जो चीज अपने को देखनी है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, वो हम इसके सारे सारे देखेंगे। मतलब ये तीनों जो है क्षेत्र वो तटीय रेखा के सारे सारे हैं। ठीक है, इसको अपन देखेंगे नॉटिकल मील में, यानी समुद्री मील में। समुद्री मील में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो है प्रादेशिक जल सीमा। ये प्रादेशिक जल सीमा हम देखें तो ये हालांकि अप्रोप्रिएट नहीं बन पाएगी, पर फिर भी अपना अंदाज़ा लगाने के हिसाब से ये ठीक है। ये जो है ये वाला एरिया, ये है भारत की प्रादेशिक जल सीमा, और ये कितना है 12 किमी का क्षेत्र। यानी भारत की मुख्य तटरेखा है, उससे समुद्र की तरफ हम चले तो 12 किलोमीटर तक का जो सारा क्षेत्र है, ठीक है, 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील, ठीक है ना। और एक समुद्री मील में जो है वो एक समुद्री मील की दूरी लगभग 1.85 किमी, 12 नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर का होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। तो 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। जो यहाँ प्राप्त है भूमि पर, वो अधिकार भारत को यहाँ प्राप्त है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है वो है संलग्न क्षेत्रमंडल। ये जो है ये वाला, ये है 12 से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है ना। तो इसमें भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त है? एक तो सीमा शुल्क, यदि इस सीमा के अंदर से कोई दूसरे देश का कार्गो या कुछ भी जहाज गुजरता है तो उससे शुल्क लेने का अधिकार भारत को यहाँ है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है, मतलब मोटा मोटा इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार है। ठीक है। थर्ड वाला जो है अपना, वो 200 मील, कितना 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है तटरेखा के सारे सारे। तो उस क्षेत्र में, तो ये तो देखो ये हो गया प्रादेशिक, ये 12, ये 24 और ये 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, उस पे कौन से अधिकार प्राप्त है भारत को? उस पे जो है खनन के अधिकार प्राप्त हैं, प्लस वैज्ञानिक अनुसंधान, ये अधिकार प्राप्त हैं। कोई किसी भी चीज का सर्वेक्षण करने का जो है वो अधिकार भी भारत को प्राप्त है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टू द पॉइंट एकेडमी में। और हमारी जो है भूगोल, भारत का भूगोल विषय वस्तु हमने शुरू की है। उसमें भारत का भौतिक परिचय भाग 1 और भाग 2
वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मोटा मोटा रूप से भारत की अवस्थिति हम देख चुके हैं, उसकी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हम देख चुके हैं, और उनके द्वीपों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हम ले चुके हैं, और विस्तार जानकारी जो है वो हम इस टॉपिक में लेने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसका नाम है भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, यानी हम इस टॉपिक में भारत के उच्चावच का अध्ययन करने वाले हैं। उच्चावच से सीधी सी बात हम जो समझते हैं वो है भारत के ऊंचे और नीचे प्रदेशों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांटते हैं। उसमें से पहला जो है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो है वो है दक्षिण का पठार। तीसरा जो है वो है मध्य का विशाल मैदान। विशाल मैदान, ये जो मैदान है वो पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, और चौथा जो भाग है वो हम पढ़ेंगे तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन 4 भागों का हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। इसके मुझे लग रहा है 4 से 5 भाग हो जाएंगे और उसमें इस पूरी विषय वस्तु को हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो यदि मोटे रूप से यदि हम शुरुआत करें तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल उसका लगभग 11% भाग जो है वो किसके रूप में है? पर्वतीय रूप में है। ठीक है, 18% भाग जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। %28 भाग, ये आप नोट भी कर लें, 28% भाग जो है वो पठारी भाग है, और 43 सबसे ज़्यादा जो है भाग उसमें तटवर्ती मैदान भी आ गए और मध्य जो गंगा यमुना का मैदान है वो भी आ गया। ठीक है, ये है मैदानी भाग। एक बार उतार लें आप इसको। विषय वस्तु की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और भूगोल के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो हमारे इसी टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय का अध्ययन करेंगे, हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ही हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो अंडमान और निकोबार है वो हिमालय का ही एक दृष्टि से विस्तार है। ठीक है ना, उतार लिया आप लोगों ने? चलें शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना, फर्स्ट टॉपिक हो गया अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश को मोटा मोटी जो हम मानते हैं वो हिमालय पर्वत के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है, ये आपका JNK से लेके कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल तक। अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, और उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और अब यदि देखें
ये आपका हो गया पूर्व और ये आपका हो गया पश्चिम। यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो हिमालय है वो है पूर्वी हिमालय। इसकी चौड़ाई हम देखें तो पूर्व की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 200 किलोमीटर है और पश्चिम की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई कितने किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, और पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई जो है वो 200 किलोमीटर है। तो यानी ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल तक ये फैला हुआ है। इसकी हमने लंबाई देख ली थी 2500 किलोमीटर और चौड़ाई हमने देखी थी कि पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी थी, 200 किलोमीटर, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी थी, 500 किलोमीटर। ठीक है, ये हम ये देखें, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिमी हिमालय हो गया, पश्चिमी हिमालय हो गया। तो पूर्व की तरफ चौड़ाई कम होने की वजह क्या है, दबाव जो है वो पूर्व की तरफ ज़्यादा था और पश्चिम की तरफ जो दबाव था वो कम था। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी जो चोटियां हैं ये अपने को कहाँ मिलती है, पूर्व की तरफ, नेपाल हिमालय की तरफ अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान में है ये दो चीजें मैं बनाऊं यहाँ, देखो ये है एक, ये आपका हो गया अंगारा लैंड। ठीक है, और ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये आपकी यूरेशियाई प्लेट हो गई। और ये आपकी हो गई इंडिक प्लेट। और बीच में जो है यहाँ क्या था अपना, अपने को ध्यान में है, ये टेथिस सागर था। और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ इस तरह से वलन पड़ा। ठीक है, और इस वलन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, हिमालय श्रृंखला का। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ठीक है, ये दबाव पड़ा तो जिस तरफ दबाव ज़्यादा होगा वह चौड़ाई कम होगी और ऊंचाई ज़्यादा होगी, और जिस तरफ दबाव कम होगा वह चौड़ाई ज़्यादा होगी और ऊंचाई कम होगी। ठीक है, तो ये प्लेटों के टकराने की वजह से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। हिमालय पर्वत के बारे में जो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है वो ये है कि यह है नवीनतम मोड़दार पर्वत है। नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ, इसका अल्पाइन भूसंचलन
के तहत भूसंचलन हम समझ गए, प्लेटों का जो है एक जगह से दूसरी जगह जो चलन हुआ उसको भूसंचलन कहते हैं अपन, और उसके तहत टर्शरी काल में, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि ये निर्माण कौन से काल में हुआ हिमालय का, तो टर्शरी काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटा रूप से हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अपने को इससे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, प्लेट संचरण सिद्धांत जो है, वो हम एक वीडियो में देखेंगे जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तो उस समय हम प्लेटों के संचलन के बारे में वहाँ जान लेंगे, तो उससे अपने को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने को वापस वहाँ पढ़नी है, डबल पढ़ने का वापस कोई ज़्यादा तुक है नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन फिर हिमालय। ये देखो, तो फिर जो है ये आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको हम बांटते हैं 3 भागों में। पहला आपका हो गया हिमालय पर्वत प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ट्रांस हिमालय, और तीसरा हो गया आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है। अब अपन लेते हैं हिमालय पर्वत प्रदेश को। अब इस हिमालय पर्वत प्रदेश को वापस हम 3 भागों में बांटते हैं, देखो। ठीक है, इसको वापस हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जो पहला है वो है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है, या इसको कहते हैं अपन आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। दूसरा जो है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है। और ये है अंतिम बाह्य हिमालय, या इसको कहते हैं अपन शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, ठीक है। एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा, ये इसकी बाउंड्री बना देता हूं मैं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अपन। ये है ऊपर अपनी पामीर की गांठ, ठीक है। और इससे इधर तो निकल रही है हिंदुकुश श्रेणी, हिंदुकुश, और इधर निकल रही है अपनी कुनलुन श्रेणी, ठीक है ना। तो ये हिमालय का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, सबसे ऊपरी, वो है आपका वृहद हिमालय। ये जो पूरा जा रहा है ये आपका वृहद हिमालय है। ये सारा जो है वो वृहद हिमालय। बीच का जो भाग है वो है आपका लघु हिमालय, और सबसे बाहरी जो भाग है ये वाला, ये है आपका शिवालिक। ठीक है, आगे ध्यान में। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग है वो है आपका वृहद हिमालय, बीच वाला आपका लघु हिमालय, और सबसे नीचे जो है वो है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं अपन।
तो पहला अपन पढ़ रहे हैं वो है अपना वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय में हम देखें तो वृहद हिमालय को ही अपन कहते हैं हिमाद्री, मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय। तो इसी को अपन हिमाद्री, मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। और ये है सिंधु नदी के गाढ़ से लेके, ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी के गाढ़ से लेके ये है तो सिंधु से लेके अरुणाचल तक, ये है, ठीक है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है वो भी इसी में पाई जाती है, जैसे एवरेस्ट, ठीक है ना। और इस हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, दूसरी चीज क्या है, उत्तरी ढाल जो है वो मंद है और दक्षिण ढाल वो तीव्र है। उत्तरी ढाल कौन सा, ये उत्तरी ढाल, और दक्षिणी ढाल ये नीचे की तरफ। तो इधर वाला जो ढाल है वो थोड़ा मंद है और नीचे वाला जो ढाल है वो दक्षिण की तरफ, ये उत्तर और ये अपना दक्षिण, ठीक है। तो उत्तरी ढाल इसका मंद है और दक्षिणी ढाल इसका तीव्र है, ठीक है ना। और इसी से हम देख रहे हैं कि गंगा, यमुना नदियां जो है वो निकल रही है और सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी में स्थित है। जैसे एक नक्शे के द्वारा अपन देख लें तो थोड़ा सा ठीक समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हम देख रहे थे कि ये जो भाग है ये आपका वृहद हिमालय वाला भाग है और प्रमुख जो चोटियां हैं वो इसी में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में अपन देख लें तो देखो, सबसे पहले यहां इस जगह कौन सी चोटी है, नंदा देवी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी K2, ठीक है। अब यहां देखें अपन उत्तराखंड में ये है कोमेट, ये है नंदा देवी, सॉरी ये है नंगा पर्वत, ये आपका है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये नंदा देवी। या फिर नेपाल में देखें अपन, इस जगह है धौलागिरी, धौलागिरी। और यही नेपाल में ही जो है ये यहाँ एवरेस्ट और
कंचनजंगा, ये सिक्किम में, यहाँ सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना वृहत हिमालय वाला मामला था। देखो यहाँ जो कुछ चीज़ें हैं वो अपने को समझ लेना ज़रूरी है। यदि ऊपर से हम कभी कभी क्या होता है कि पर्वत श्रेणियों के बारे में उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लिया जाता है। यदि पूछ लिया जावे ऐसा, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि सबसे उत्तर में जो है वो आपका है काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम के नीचे आप देखेंगे तो ये है आपकी लद्दाख श्रेणी, ठीक है। लद्दाख श्रेणी के नीचे आप देखेंगे ये है जास्कर, जास्कर श्रेणी। और जास्कर के नीचे आप ये देखेंगे ये है आपका पीर पंजाल, ठीक है। तो ये अपने को मोटे रूप से ये ध्यान में रखना है कि उत्तर से दक्षिण के बीच कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर अपने को ध्यान में रखनी है काराकोरम, फिर उसके नीचे है लद्दाख, फिर है जास्कर, और फिर उसके बाद नीचे है पीर पंजाल, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। जैसा कि अपने को ध्यान में है कि एक तो ये काराकोरम जो है ये पर्वत श्रृंखला अभी कहाँ है, पीओके में है, ठीक है। और K2 इसको गाडविन आस्टिन भी कहते हैं अपन, गाडविन आस्टिन। ये K2 जो है ये किस श्रेणी में है, ये काराकोरम श्रेणी में है, राइट। इस तरह भारत में अगर देखें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मूल भारत में, तो वो होगी आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कहाँ है, बॉर्डर पे, जैसा अपन ने देखा था नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर यह है कंचनजंगा, जैसा अपने को पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था। तो ये अपने को याद रखना है और इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं वृहद हिमालय, ठीक है ना। तो महान हिमालय में जो कुछ चीज़ें हैं वो देखने लायक है अपने को। पहली चीज़ तो क्या है कि पश्चिमी भाग में, महान हिमालय के पश्चिमी भाग में, यानी जम्मू कश्मीर की तरफ भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, यानी पूर्वी भाग में नीचे भी हिम देखी जा सकती है। जैसे अगर हम माने कि ये एक समान रेखा है, ठीक है, यह आपका पश्चिम भाग है, यह आपका पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग में
जैसे दोनों पहाड़ियों को बराबर बना लें, पूर्वी भाग में यहाँ भी आपको हिम दिखाई देगी तो पश्चिमी भाग में यहाँ दिखाई देगी। यानी पश्चिमी भाग में हिम रेखा जो है ऐसी रेखा जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ये आपको ज़्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। यहाँ पूर्वी भाग में कम ऊंचाई पर ही आपको हिम रेखा दिखाई देगी। इसका क्या कारण है कि पश्चिमी भाग थोड़ा सा शुष्क है। पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क है, थोड़ा शुष्क है पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत। ठीक है ना। तो हिमरेखा क्या हो गया? हिमरेखा से आप क्या समझे कि वह रेखा जिसके ऊपर तापमान हमेशा 0 डिग्री रहता है। यानी हिमरेखा एक ऐसी ऊंचाई जहां तापमान हमेशा क्या रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो हमने देख लिया कि पूर्व की तुलना में पश्चिम हिमालय में हिमरेखा ऊंची पाई जाती है। ठीक है। अब अपन दूसरा देख लेते हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय, या इसको अपन नाम देते हैं हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी। ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात करें, हिमाचल श्रेणी, ठीक है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये है 80 से 100 किलोमीटर तक। ठीक है। और औसत ऊंचाई जो है इसकी वो कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। ठीक है। तो लघु हिमालय अपना कहाँ है? नीचे तो आ गई अपनी शिवालिक, और ऊपर क्या आ गई? वृहत हिमालय। यानी जो लघु हिमालय है वो शिवालिक श्रेणी और वृहत हिमालय के बीच में है। इसमें कई प्रकार की जो है छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। इसकी जो कुछ श्रृंखलाएं हैं, पहली है पीर पंजाल। ठीक है। ये पीर पंजाल जो है इसका विस्तार कहाँ है? झेलम और व्यास नदियों के बीच। व्यास नदियों के बीच इसका विस्तार है। और पीर पंजाल श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं। पहले दर्रे का नाम तो है बनिहाल दर्रा, और दूसरा दर्रा जो है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल। ये जो बनिहाल दर्रा है ये है आपका जम्मू कश्मीर में, और ये श्रीनगर को जोड़ता है जम्मू से। और अपना जो NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, वो इसी से होकर गुजरता है। ठीक है। बनिहाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल के जो पर्वत श्रृंखला है ये उसी में स्थित है। एक बार पीर पंजाल दिखा देता हूं मैं आपको नक्शे में। ये देखिए, ये जो है अपनी, ये पीर पंजाल है।
ठीक है, ये ध्यान में आ गई पीर पंजाल। और यहाँ आपका है धौलाधार, ठीक है, ये नीचे की तरफ ही है धौलाधार। तो दूसरा जो अपना है वो धौलाधार। धौलाधार श्रेणी, यहां जो है अलकनंदा, बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास वृहद हिमालय को पार करती है। तो इस तरह इसका जो मुख्य विस्तार है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कुछ मात्रा में यह है उत्तराखंड में। तो अगर धौलाधार श्रेणी के बारे में पूछा जाए तो ये मुख्य रूप से तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से है, और आंशिक रूप से ये है आपके उत्तराखंड में। ठीक, इसकी जो तीसरी श्रृंखला है लघु हिमालय की, वो है नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी, ये नेपाल के आसपास है। ठीक है, चौथी जो इसकी पर्वत श्रेणी है वो है आपकी महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, इसका विस्तार भी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, अब इसको हम एक नक्शे के रूप में और देखें, थोड़ा सा एक आउटलाइन बनाएं इसकी, तो आप देख सकते हो ये है आपकी पीर पंजाल श्रेणी और लघु हिमालय। ठीक है, ये आपकी, ये तो आपका हो गया पीर पंजाल है, इसी को आप कहते हो लघु हिमालय। ठीक है, ये आपका हो गया महान हिमालय। ठीक है, इधर आप हो गई आपकी ये कश्मीर घाटी दोनों के बीच में, और इधर आपकी हो गई काठमांडू की घाटी। काठमांडू की घाटी। तो कश्मीर और काठमांडू जैसी घाटियां जो है वो झीलों के निक्षेपण से हुई है। ठीक है ना, और कश्मीर में जो कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं जिसकी वजह से कश्मीर घाटी बनी है, वो है आपकी जैसे डल, ठीक है, और वूलर झील, है ना,
तो लघु हिमालय की ढाल पर कई सारे छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसको कहते हैं अपन मर्ग। मर्ग मर्ग किसको कहते हैं? तो अपने को ध्यान में रखना है कि लघु हिमालय की ढाल पर, ठीक है, लघु हिमालय की ढाल पर जो घास के मैदान है, उसको हम कहते हैं मर्ग। जैसे देखो, आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। और इन्हीं जो मर्ग है, इसी मर्ग को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? इनको बुग्याल। या फिर क्या कहते हैं? पयार। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये अपने को छोटे छोटे फैक्ट जो हैं वो अपने को याद रखने हैं, ठीक है ना। तो भारत के ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जिसे कहते हैं हिल स्टेशन, वो सब भी इस लघु हिमालय में स्थित है। कौन कौन से हैं वो देख लें अपन। हिल स्टेशन कौन कौन से हैं लघु हिमालय में? जैसे आपका शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ठीक है, और उधर दार्जिलिंग, ये आपके स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में ही है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे रूप से अपने को लघु हिमालय समझ में आ गया। वापस देखें एक बार लघु हिमालय को, अपन क्या देखें? लघु हिमालय की हमने 4 श्रेणियों को देखा था, जिसमें पीर पंजाल थी, धौलाधार थी, नाग टिब्बा थी और महाभारत श्रेणी थी। और फिर उसके बाद हमने कश्मीर और काठमांडू घाटियों को भी देखा। ये घाटियाँ कैसे बनी हैं? ये बनी थी झीलों के निक्षेपण से बनी थी, ठीक है ना। और फिर अपन ने देखा जो घास के मैदान थे उसको मर्ग कहते हैं कश्मीर में, तो और उत्तराखंड में उनको बुग्याल या पयार कहते हैं। और उसके बाद हमने कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के बारे में देखा जो लघु हिमालय में स्थित थे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय